अजी किधर तुसी उधर जान लगे जे ना। जी बेटा मेरी आवाज आ रही है जी आपको? हेलो बेटा मेरी जी आवाज आ रही सबको? आ रही है सर, आ रही है। जी आ रही है। चलें गुड। कोई क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर में से तो पूछे, शाबाश। जी जी बेटा कोई क्वेश्चन है किसी को तो शाबाश पूछ लें। नो सर, क्लियर सर। चलें क्लियर है जी। तो फिर नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अब हम लोग जो कंसेप्ट देखने जा रहे हैं वो कंसेप्ट बेसिकली ये है कि इफ वी वांट टू इनिशियलाइज आवर डाटा मेंबर्स यूजिंग आर्गुमेंट्स या बाय पासिंग आर्गुमेंट्स टू एनी फंक्शन। अब हम लोग टर्बो में जाते हैं वापस। टर्बो में जाके देखते हैं भाई कि आर्गुमेंट्स के थ्रू अपने डाटा मेंबर्स को कैसे हम लोगों ने इनिशियलाइज करना है। अब आप लोगों का जो मैसेज वाला कंपोनेंट है या पार्ट है वो मुझे नजर नहीं आ रहा। अब आपने जो भी क्वेश्चन पूछना है बोल के ही पूछना है और जो भी बताना है वो भी बोल के ही बताना है। चल इसको हम खत्म करते हैं। ये जो टेस्टिंग कर रहे थे हम लोग कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ डिक्लेयर हो रहा है, कौन सा डाटा मेंबर कहाँ कॉल हो सकता है, कहाँ यूज किया जा सकता है, इसको हम लोग खत्म करते हैं। और ये हम लोग अब चेक करते हैं कि पासिंग आर्गुमेंट्स कैसे हमने यूज करना है। अच्छा जी, अब हम लोग जानते हैं कि जब हम लोगों ने आर्गुमेंट्स पास करने होते हैं फंक्शन को, तो हमें फंक्शन की डिक्लेरेशन के टाइम उसको बताना पड़ता है कि भाई हम आपको इस टाइप के आर्गुमेंट्स पास करेंगे। ये इसकी प्रैक्टिस हम लोग काफी करके आए हैं अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर। मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब हमें किसी फंक्शन को आर्गुमेंट्स पास करने होते हैं तो फंक्शन की डिक्लेरेशन के टाइम हमें उसको बताना पड़ता है कि भाईजान हम आपको फलानी फलानी टाइप के इतने आर्गुमेंट्स पास करेंगे। तो यहां अब मैं उसको बताऊंगा भाई कि मैं आपको एक इंटीजर टाइप वैल्यू पास करूंगा जो कि आप उसको होल्ड करेंगे आईडी के वेरिएबल में। मैं आपको एक दूसरा इंटीजर टाइप आर्गुमेंट पास करूंगा जिसको आप होल्ड करेंगे एसएल के वेरिएबल में। मैं आपको एक तीसरा करैक्टर टाइप वैल्यू पास करूंगा जो कि एरे होगा, उसको आप होल्ड करेंगे एन के एरे में, एन टाइप वेरिएबल में। और दूसरा मैं यहाँ पर ना बेटा ये वापस इसको ओरिजिनल फॉर्म में लेके आता हूँ। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से बाहर निकलते हैं ताकि हम लोग जो है इसको अब ठीक तरीके से कर लें। यहाँ से मैं इसको कट करके वापस इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लेके जाता हूँ। चलें जी, और दूसरा हम यहाँ से इसको खत्म करते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं जी? अब हम लोग बेसिकली यहाँ अपने डाटा मेंबर्स को यूजिंग दीज आर्गुमेंट्स इनिशियलाइज करने जा रहे हैं। मतलब एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू आईडी, सैलरी इक्वल्स टू एसएल, जिसमें वैल्यूज पास होके आई हैं वो आप देख रहे हैं ऊपर डिक्लेरेशन के टाइम। फंक्शन का जो नाम है और जो उसकी डाटा टाइप लिखी हुई है उसके साथ आप देख सकते हैं। और आपको याद है कि हम लोगों ने स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन यूज किया हुआ है।
एक स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए दूसरे में, याद है ना सबको? जी सर। तो यहां अब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एम्प्लॉय आईडी को इनिशियलाइज करो उस वैल्यू के साथ जो कि आईडी में पास होके आई है, सैलरी को आप लोग इनिशियलाइज करो उसके साथ जो कि पास होके सेल में आई है, और नेम को इनिशियलाइज करो उस वैल्यू के साथ जो कि पास होके एन में आई है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जब मैं e1.getValues का फंक्शन कॉल करूंगा तो यहां मुझे वो वैल्यूज पास करनी पड़ेंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो हमें वो वैल्यूज पास करनी पड़ती हैं। अब मैं गेट वैल्यूज के फंक्शन में पहले तो एम्प्लॉय आईडी पास करता हूं, जस्ट लाइक हम कहते हैं एम्प्लॉय आईडी 18 है, फिर मेरे आर्गुमेंट्स में दूसरा जो नंबर है वो सैलरी का है, सैलरी हम कहते हैं जी 30,000 है, और जो तीसरा जो मेरा आर्गुमेंट है दैट इज अ नेम, तो वो मैं करता हूं जी ये आपके पास आशिर आ गया। इसी तरह अब जब मैं E2 के लिए पास करूंगा तो E2 के लिए हम कहते हैं जी आईडी जो है एम्प्लॉय आईडी 10 है, उसकी सैलरी जो है वो 31,000 है, और उसका नेम जो है वो आप लोगों के पास हम कहते हैं जी सुहेब है। अब यहां से मैं इसको ये एंटर डाटा फॉर E1 इसको भी डिसेबल करता हूं, और एंटर डाटा फॉर E2 इसको भी डिसेबल करता हूं, क्योंकि अब हम लोग एंटर तो नहीं करवा रहे, अब तो हम लोग डायरेक्टली पास कर रहे हैं। अब चेक करते हैं कि क्या होता है, रन करते हैं प्रोग्राम को। एक एरर आ रहा है, देखते हैं जी क्या एरर है। स्ट्रिंग कॉपी के फंक्शन, हेडर फाइल, वेरी गुड वेरी गुड, हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं जी स्ट्रिंग कॉपी के फंक्शन की, दैट इज वो मैं आपको बता चुका हूं, 2 दफा बता चुका हूं कि हाउ टू चेक द हेडर फाइल। अब मैं नहीं बता रहा, अब हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं। अब ये देखें कि पहले एम्प्लॉय के लिए हमने उसको वैल्यूज पास की थी 18 आशिर एंड 30,000, और दूसरे एम्प्लॉय के लिए हमने उसको जो वैल्यूज पास की थी वो 10 सुहेब एंड 31,000 था। जी बेटा, कोई कंफ्यूजन इधर किसी को? जी बेटा, है किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग तो अभी लेटेस्ट ही फंक्शंस पढ़ के आए हैं, और फंक्शन को कैसे आर्गुमेंट्स पास किए जाते हैं, फंक्शन को कैसे, फंक्शन से कोई वैल्यू कैसे रिटर्न करवाई जाती है, ये सारी चीजें तो हम पढ़ के आए हुए हैं। इसमें मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। अगर है किसी को कोई प्रॉब्लम तो वो मुझे बता सकता है, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ ये दोबारा से। चलें जी, कोई नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या इसके अंदर कॉन्सेप्ट आ रहा है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। वापस चलते हैं अपनी बुक के अंदर, बुक में जाते हैं, बुक में जाके देखते हैं जी हमारे पास क्या है नेक्स्ट टॉपिक। ये तो वो आपके पास क्लास की बात कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर उसने एक हमें दिखाया था कॉन्सेप्ट, दैट इज, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये एग्जांपल बेटा आप लोगों ने जरूर करनी है जो बुक में दी हुई है, हम तो अपनी एग्जांपल्स कर रहे हैं ना, आप लोग ये जो बुक्स वाली एग्जांपल्स हैं इनको जरूर कर लें। अच्छा चले, मैं जी ये सर। चाहता हूं कि ऐसा करते हैं कि हम लोग आपकी, चले रहने देते हैं, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। कंस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अबाउट क्लासेस। ये सिर्फ ये नहीं समझना है आपने कि ये C++ के अंदर ही है बेटा, ये आगे जाके आप लोगों के पास ये वो चीजें हैं जो कि आगे आपकी प्रोग्रामिंग में सारी की सारी यूटिलाइज होती हैं। और आजकल सारा काम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ही हो रहा है, हम लोग डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स ही यूज कर रहे हैं। आप पाइथन में चले जाएं, दूसरी जगह तीसरी जगह चले जाएं, आप पैकेजेस को इंपोर्ट करते हैं और वहां पर क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं और उनको यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही आजकल हमारे पास जो है वो दौर है बेटा। लेकिन ये है कि यहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो हम लोग दूसरी लैंग्वेजेस में जाके हम लोग इनको अंडरस्टैंड कर सकेंगे, हमें पता होगा कि क्या कर रहे हैं, तो वहां हमें समझ आ जाएगी आसानी के साथ। अगर नहीं पता होगा तो वहां फिर हमें समझने में भी प्रॉब्लम आएगा। तो कंसंट्रेशन के साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ने की कोशिश करें। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर इज जस्ट लाइक द मेंबर फंक्शन, बल्कि जस्ट लाइक द नहीं, ये है ही मेंबर फंक्शन। लेकिन इसका एक सिंपल मेंबर फंक्शन के साथ क्या डिफरेंस है?
इसका सिंपल मेंबर फंक्शन के साथ डिफरेंस ये है, पहली बात तो ये कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेंबर फंक्शन है, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। जैसा कि अभी हम लोग गेट वैल्यूज के साथ वाइड लिख के आ रहे थे, शो वैल्यूज के साथ हमने वाइड लिखा हुआ था। हम लोग लास्ट पे पिछली क्लासेस में अपने फंक्शंस के बारे में हम लोग प्रैक्टिस करके आए हैं, उसमें आपने देखा कि हम लोग फंक्शंस के नाम के साथ वाइड लिख रहे थे, कभी इंट लिख रहे थे, कभी फ्लोट लिख रहे थे। तो हमने देखा था कि इनको रिटर्न टाइप बोला जाता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेंबर फंक्शन होता है बेटा जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो कि आपकी क्लास का होता है। तीसरी बात, कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया जाता जैसे हम e1 डॉट गेट वैल्यूज करके कॉल कर रहे थे। कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया जाता, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द डाटा मेंबर्स। कंस्ट्रक्टर एलोकेट्स द मेमोरी जो कि आपके ऑब्जेक्ट के रिलेटेड होती है, उसको एलोकेट करेगा आपके ऑब्जेक्ट को। तो ये 4-5 चीजें हैं जो कि मैं रिपीट भी करता हूं, अभी आपने इसको कंसंट्रेशन के साथ सुनना है, जो कि अबाउट कंस्ट्रक्टर हैं। पहली बात, कंस्ट्रक्टर हैविंग सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास। दूसरी बात, कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन दैट डजंट यूज एनी रिटर्न टाइप, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। तीसरी बात, इट ऑटोमेटिकली कॉल्स। चौथी बात, इट इनिशियलाइजेस द डाटा मेंबर्स या इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द डाटा मेंबर। एंड द लास्ट वन इज इट एलोकेट्स द मेमोरी। अब कंस्ट्रक्टर को कैसे बनाया जाएगा, कैसे यूज किया जाएगा, ये मैं अभी आपको पहले इस एग्जांपल से बताता हूं, फिर मैं आप लोगों को, हम लोग अपने प्रोग्राम में जाएंगे, अपने प्रोग्राम में जाके हम लोग इसको करके देखेंगे। यहां देखें कि ये जो उसने क्लास काउंटर बनाई हुई है, दिस इज द कंस्ट्रक्टर, और यहां उसने सामने लिखा भी हुआ है कमेंट्स के अंदर। आप ये देखें, क्या आपकी क्लास का और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम नहीं है? यस सर, सेम। सेम है। अभी हम लोग डिस्कस कर के आए हैं कंस्ट्रक्टर हैविंग सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास, एक बात। दूसरी बात, उसने यहां पर एक नया सेंटेक्स यूज किया है, इस सेंटेक्स को मैं रिप्लेस कर देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये बेसिकली आप ये समझें कि इसकी बॉडी के अंदर लिखा हुआ है काउंट इक्वल्स टू 0। ये जो उसने लिखा हुआ है ना, दिस वन, अगर मैं एनोटेट कर लूं ये वाला, ये आप समझें कि ये नहीं लिखा, ये कॉलन का साइन भी नहीं है, और इसकी बॉडी के अंदर लिखा हुआ है काउंट इक्वल्स टू 0 यहां पर, ठीक है। अगर हम यहां समझ रहे हैं काउंट इक्वल, क्योंकि उसने नया सेंटेक्स यूज किया हुआ है, इस सेंटेक्स के बारे में भी हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन अभी जो सेंटेक्स को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हम उसके मुताबिक इसका मतलब वही है जो हम करते आ रहे हैं बार बार, या हम लोग पहले भी करते आए हैं, पिछले सेमेस्टर में भी करते हैं। लेकिन यहां पर आप देखें कि काउंट इक्वल टू 0 अगर मैं लिख दूं तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने डाटा मेंबर को इनिशियलाइज किया विद 0, यही मतलब बना है ना इसका। यस। ठीक है, दूसरी जी बात भी सर। ठीक होगी। पहली बात थी हैविंग सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास, आपने देख लिया। दूसरी बात थी कि यूज टू इनिशियलाइज द डाटा मेंबर्स, आपने देख लिया। तीसरी बात इसके अंदर ये थी कि इट डजंट यूज एनी रिटर्न टाइप। तो आप देखें कि इसके साथ कोई वाइड, कोई इंट, कोई फ्लोट नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ सर। नहीं लिखा हुआ, वेरी गुड। फिर चौथी बात इसकी ये थी कि ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो अभी मैं अगर आपको दिखा सकूं, अगर मैं अभी आपको दिखा सकूं बेटा, तो आपने मुझे बताना है कि ऑटोमेटिकली कॉल हुआ या नहीं हुआ। अब मेन के अंदर मुझे आप कहीं भी ये लिख मुझे बताएं या मुझे दिखा दें कि किसी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है C1 डॉट काउंटर, जैसे हम लोग लास्ट प्रोग्राम में करते हैं, C1 डॉट गेट वैल्यूज, E1 डॉट शो वैल्यूज वगैरह वगैरह, यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ। अब यहाँ क्या हो रहा है, जैसे ही ये C1 का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो रहा है, जैसे ही ये C1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। अब मैं अगर आपको यहाँ पर एनोटेट करके दिखाऊं, तो यहाँ बेटा क्या है, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इट विल कॉल दिस कंस्ट्रक्टर, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इट विल कॉल दिस कंस्ट्रक्टर। अब क्या होगा, इसका मतलब है वो जो बात हम बार बार कर रहे थे कि इट ऑटोमेटिकली कॉल्स, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। C1 आपका इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, C1 का जो काउंट है वो 0 के बराबर इनिशियलाइज हो जाएगा। जब C2 के लिए ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो C2 के लिए जो काउंट होगा वो भी 0 के साथ इनिशियलाइज हो जाएगा।
अब यहां नीचे आप देख रहे हैं कि गेट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन कॉल किया जा रहा है C1 के साथ, गेट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन कॉल किया जा रहा है C2 के साथ, लेकिन आप नीचे देख रहे हैं कि इंक्रीमेंट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन कॉल किया जा रहा है C1 के साथ, इंक्रीमेंट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन कॉल किया जा रहा है C2 के साथ, लेकिन कहीं भी C1 डॉट काउंटर ये इस कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया गया, कहीं भी इसको कॉल नहीं किया गया। क्यों कॉल नहीं किया गया? क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वैसे ही आप लोगों के पास ये कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अभी हम लोग इसको चेक भी करते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं इसी प्रोग्राम को हम लोग जो है, कोशिश क्या करनी है, इसी प्रोग्राम को हम लोग वहां पर लिखते हैं टर्बो में, और इसकी वर्किंग जो है वो चेक करते हैं। उसके बाद हम लोग जो है वो एम्प्लॉय वाले को भी चेक कर लेंगे। चलें पहले हम एम्प्लॉय वाला तो बना पड़ा है ना, एम्प्लॉय वाले को पहले चेक करते हैं, टर्बो में जाते हैं पहले। चले यहाँ एम्प्लॉय का फंक्शन है, एम्प्लॉय की हमारे पास क्लास है, तो मैं यहाँ पर ना इस फंक्शन को जो गेट वैल्यूज का फंक्शन है इसको कमेंट्स में लेके जाता हूँ ताकि इसका रोल जो है वो प्रोग्राम से खत्म हो जाए। दिस इज अनदर वे, अगर आप किसी चीज को कमेंट करना चाहते हैं। और यहाँ मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, कंस्ट्रक्टर हैज सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास, कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप, एंड आप लोग देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं दी मैंने, और मैंने कंस्ट्रक्टर जो है उसका नाम वही रखा जो कि आपकी क्लास का नाम है। और यहाँ मैं एक नॉर्मल, हम लोग टेस्टिंग करने लगे हैं ना, इस वजह से एम्प्लॉय आईडी को मैं देता हूँ नंबर 14, क्योंकि वी वांट टू इनिशियलाइज आवर डाटा मेंबर यूजिंग कंस्ट्रक्टर। सैलरी को देता हूँ 26,000, और स्ट्रिंग कॉपी करता हूँ, नेम को इनिशियलाइज करता हूँ विथ शहर यार, और ये मैंने कंस्ट्रक्टर को बंद कर दिया। अब हम जस्ट टेस्टिंग करने लगे हैं ना, जस्ट टेस्टिंग करने लगे हैं, तो यहां से अब मैं इस सारे को कमेंट में लेके जाता हूं, क्योंकि हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के लिए टेस्ट करना है। क्योंकि हमने फिक्स वैल्यूज के साथ उसको इनिशियलाइज किया ना, तो दो ऑब्जेक्ट्स के लिए भी कॉल चेक कर लेंगे, दो ऑब्जेक्ट्स के लिए भी कर लेंगे। अगर दो ऑब्जेक्ट्स के लिए करते तो वैल्यूज हमारे पास रिजल्ट तो सेम ही आना है, क्योंकि हमारी वैल्यूज फिक्स्ड है। यहां पर E1 डॉट शो वैल्यूज करते हैं। अब मेन के अंदर देखें कि मैंने कहीं कंस्ट्रक्टर कॉल किया है मैनुअली खुद से? नो सर, नहीं किया ना, मैंने डायरेक्ट शो वैल्यूज का फंक्शन ही कॉल किया है। अब लेट्स जी सर, चेक करते हैं कि E1 के साथ E1 का जो एम्प्लॉय आईडी, सैलरी और नेम है वो इन वैल्यूज के साथ इनिशियलाइज हुए हैं या नहीं हुए? क्योंकि जब तक ये फंक्शन कॉल नहीं होगा तब तक तो ये 14, 26,000 और शहर यार की वैल्यू यूज ही नहीं की जा सकती। तो वो जो बात है जो हम बार बार करते आ रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्स, ठीक है, वो ठीक बात है या गलत बात है? अभी चेक कर लेते हैं। F7 के साथ मैं प्रोग्राम को रन करूंगा, ये लें जी, कोई एरर नहीं है। एम्प्लॉय E1, अब मैंने ये देखें यहाँ पर E1 डॉट एम्प्लॉय नहीं लिखा हुआ, कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया, लेकिन अब मैं F7 प्रेस करूंगा ना तो ये ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर में चला जाएगा। अभी आप देखिएगा, ये देखें ये कंस्ट्रक्टर में आ गया, आप लोगों के सामने है जी बेटा। जी सर। और हमने क्या बोला था कि व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली कॉल्स व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड।
तो ये देखेंगे जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, हमने एम्प्लॉय E1 लिखा, तो वहीं से ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ, कॉल हुआ, और कॉल होके अब ये क्या करेगा, अब ये एम्प्लॉय आईडी को 14 से इनिशियलाइज करेगा, सैलरी के 26,000 को इनिशियलाइज करेगा, नेम को शहरियार के साथ इनिशियलाइज करेगा, फिर कंस्ट्रक्टर से बाहर जाके अब E1 डॉट शो वैल्यूज के फंक्शन में जाएगा, वहां जाके हमें एम्प्लॉय आईडी डिस्प्ले करवाएगा, नेम डिस्प्ले करवाएगा, सैलरी डिस्प्ले करवाएगा, और ये देखें आपके सामने। होप्स हो कि आप लोग बेटा कंस्ट्रक्टर के बारे में अंडरस्टैंड कर गए हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप सब लोग माशाल्लाह एमएससी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, और आई नो कि आप लोग सब के सब जो हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, एफिशिएंट हैं, और आप लोग कंस्ट्रक्टर को अंडरस्टैंड कर गए हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, और ये आपके सामने हमने चेक भी कर लिया। जितनी बातें हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में की वो सारी की सारी हमने चेक कर ली कि कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, constructor has no return type, constructor has same name as that of class, constructor used to initialize the data members। अब मैं इस क्लास का नाम जो है वो इस प्रोग्राम का नाम रखता हूं, इसको सेव करता हूं विद एम्प्लॉय क्लास, और देन एक नया प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं जिसके अंदर हम वो वाला प्रोग्राम जो बुक के अंदर है उसको मैं आपको करके दिखाता हूं कि उसने क्या बेसिकली किया हुआ है। कोई क्वेश्चन है साथ साथ तो वो आप लोग पूछते जाएं। सर इसमें आर्गुमेंट पास कर सकते हैं ना जी, इसमें आर्गुमेंट पास कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर में? जी सर। हाँ जी, हाँ जी, क्यों नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट्स पास करते हैं। चले हम अपने उसी प्रोग्राम की तरफ चले जाते हैं, ये ले इसमें आ जाते हैं, इसमें हम लोग आर्गुमेंट पास करेंगे। और वेरी गुड क्वेश्चन, ये बाद में जाके करना था, अभी कर लेते हैं साथ ही। अब कंस्ट्रक्टर को आर्गुमेंट पास करने हैं तो ये फंक्शन ही, तो हमें इसको बताना पड़ेगा भाई हम आपको जो वैल्यूज पास करेंगे वो आप आईडी में होल्ड करेंगे, हम आपको जो दूसरी वैल्यू पास करेंगे वो आप एसएल में होल्ड करेंगे, हम आपको जो तीसरी वैल्यू पास करेंगे वो आप एन में होल्ड करेंगे, ठीक है। और हम लोग एम्प्लॉय आईडी को इनिशियलाइज करेंगे यूजिंग आईडी। वैसे ही आर्गुमेंट पास होने हैं जैसे सिंपल फंक्शन को किए जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो उधर मेन में जाता हूं मैं, वहां बताता हूं आपको। सैलरी एसएल के साथ, और जो आपके पास नेम है उसको हम लोग इनिशियलाइज करेंगे यूजिंग एन। डिफरेंस क्या है? इसी तरह हम लोग गेट वैल्यूज के फंक्शन में करके आए, ये नीचे देखें गेट वैल्यू का फंक्शन आपके साथ बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है जिसको मैंने कमेंट्स में किया हुआ है, इसी तरह ही करके आए हैं ना, इसमें भी हमने इसी तरह ही किया हुआ है। डिफरेंस क्या है? एक तो इसकी रिटर्न टाइप नहीं है, और दूसरा डिफरेंस जो मेजर डिफरेंस है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है, वो मेजर डिफरेंस ये है कि भाई ये तो कॉल होता ही नहीं, इसको तो हम कॉल ही नहीं करते, तो आर्गुमेंट पास कब करेंगे उसको? ये देखें ना, इधर देखें जरा, E1 डॉट गेट वैल्यूज लिखा हुआ है 18, 30,000, आशिर, ये 3 वैल्यूज हमने इसको पास की हैं, ठीक है। अब यहां पर ये 3 वैल्यूज हमने इसको पास की हैं बेटा, तो आप देखे हैं कि गेट वैल्यूज के फंक्शन को कॉल किया और आर्गुमेंट पास किए, और तरीकाकार भी ये है कि जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तब आर्गुमेंट पास किए जाते हैं। अब कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, कंस्ट्रक्टर को कैसे पास करेंगे? तो कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट के साथ ही पास कर दिया जाता है, ये देखें यहां पर पास करते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो कहा जाता है जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो वैसे ही भाई आप उसको आर्गुमेंट्स पास कर दें अपने। अच्छा जी, अब हम लोग कोई नाम लिख देते हैं, ये लें, अब रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट में ये 12,28,000 और जवेद आता है कि नहीं आता। आ गया जी? यस सर। सिर्फ कंसंट्रेशन के साथ हमें फॉलो करनी पड़ती हैं चीजें। प्रोग्रामिंग यकीन करें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जिस पर्सन को फ्लो समझ आ जाती है, जिस पर्सन को प्रोग्राम की वर्किंग समझ आ जाती है, बिलीव करें सारा कुछ इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, सारा कुछ यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, बस थोड़ा टाइम देना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है, फ्लो को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ठीक है। अब अगर मैं आपको
फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोग्राम दे देता हूँ, छोटा सा प्रोग्राम दे देता हूँ कि आप ऐसा करेंगे, एक प्राइम नंबर, एक प्रोग्राम लिखें जो कि प्राइम नंबर फाइंड आउट करके देगा। वो प्रोग्राम आपने लास्ट सेमेस्टर में किया था। अब सबसे पहले परेशानी वाली बात तो मेरे लिए ये होनी है कि मुझे प्राइम नंबर तो फाइंड आउट ही नहीं करना आता, प्राइम नंबर होता क्या है। तो आप इंटरनेट से जाके सर्च कर सकते हैं कि व्हाट इज प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होता है, इंटरनेट से मुझे पता चल जाएगा। फिर मैं परेशान हूं कि प्राइम नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं। फिर आप इंटरनेट पे जाएंगे, लिखेंगे ना हाउ टू कैलकुलेट प्राइम नंबर, तो बेतहाशा मटेरियल मिल जाएगा। फिर आप इंटरनेट पे जाएंगे, वहां जाके आप देखते हैं कि C++ कोड टू फाइंड द प्राइम नंबर, वो कोड भी मिल जाएगा। पाइथन कोड टू फाइंड द प्राइम नंबर, वो भी मिल जाएगा। जावास्क्रिप्ट का कोड मिल जाएगा। बस ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल, हर तरह की गाइडेंस जो है वो आप लोगों के पास इंटरनेट पे अवेलेबल है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द फ्लो, जस्ट टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द प्रोग्राम। मुश्किल कोई प्रोग्राम आपको प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, एक मुश्किल सा प्रोजेक्ट दे दिया जाता है,